यस, नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्लियर। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स ब्लडर और ब्लडर से का अपर पोर्शन और इससे ऊपर जो भी पोर्शन है ये सब अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आते हैं, और ब्लडर के लोअर पार्ट और यूरिथ्रा जो है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आता है। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के विरोध में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। क्लियर। तो इन्फ्लामेशन के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, आइटिस। अब यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो ये कहलाएगा यूरेटराइटिस। ठीक है, यूरेटर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेटर्स। यदि ब्लडर के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो इसे अपन कहेंगे सिस्टाइटिस, क्योंकि सिस्ट इज रिलेटेड टू द ब्लडर। सिस्ट किसके लिए यूज करते हैं, ब्लडर के लिए। तो ब्लडर के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लडर को हम मेडिकल में क्या कहेंगे, सिस्टाइटिस। और यूरिथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन है तो यूरिथ्रा इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा को हम क्या कहेंगे, यूरिथ्राइटिस। क्लियर। तो यूरेटर इन्फ्लामेशन, सिस्टाइटिस और यूरिथ्राइटिस ये सब किसके अंदर आते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मैं बता दूं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगल से भी हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, फंगल से हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। और ये इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर किडनी के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में कोई इन्फेक्शन हो। क्लियर। यूरेटर के सराउंडिंग में कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, पेल्विक ऑर्गन का कोई इन्फेक्शन हो, वो इस इन्फेक्शन भी इसमें स्प्रेड हो सकते हैं। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि इसके अंदर कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई इंजुरी हो जाए तो भी ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ये कि इसके अंदर रीनल कैल्कुलाई बन जाए। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई बन जाए, स्टोन फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, यूरेटर लिथियसिस, यूरोलिथियसिस हो जाए। ठीक है, या पेल्विक रीनल लिथियसिस हो जाए, रीनल स्टोन फॉर्मेशन हो जाए और यूरिन ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए। तो जो भी स्टोन फॉर्मेशन होगा वो भी कहीं ना कहीं इंटरनल लेयर्स पे डैमेज करेगा और इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसके बाद ज़्यादातर यूरिन लोग जो यदि यूरिन रोकने वाले लोग हैं, ठीक है, यूरिन को रोक के रखते हैं, यूरिन यदि लंबे समय तक या रुका हुआ रहेगा ब्लडर के अंदर तो उसकी कोलाइड नीचे बैठ जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा यूरिन ऑक्सेलेट, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सेलेट, कैल्शियम फास्फेट, ऐसी अमोनियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें जो है वो नीचे डिपॉजिट होती जाएंगी और वो स्टोन बना सकती हैं और इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती हैं। इसके बाद यूरिन के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक यदि विथ होल्ड में रहें तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक ये भी हो सकता है कि पेशेंट को कैथेटर डला हुआ है। आप जो यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो कैथेटर डालते हो, ये कैथेटर जो है वो भी तीन दिन के अंदर, पहली बात तो कैथेटर एसेप्टिक टेक्निक से डालना है। ठीक है, और स्टरलाइज्ड टेक्निक से ग्लविंग करना है, ग्लव पहनने हैं। कैथेटर एकदम विदाउट टचिंग होना चाहिए, हम उसे टच ना करें, वो डायरेक्ट जैसे पैकेट में से निकलता है वो डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है। सारा प्रोसीजर हम कैथेटराइजेशन के समय पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि कैथेटराइजेशन जो वो एसेप्टिक मैनर से डाला जाता है। दूसरा ये ध्यान रखते हैं कि कैथेटर का जो है वो प्रतिदिन, मतलब कि उसकी केयर की जाती है। कैथेटर यहाँ जैसे पेनिस है या वेजाइना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जहाँ भी कैथेटर इंसर्ट होता है इस एरिया में प्रतिदिन ड्रेसिंग की जाती है और बिटाडिन से क्लीनिंग की जाती है और पेरिनियल केयर या पेनिस केयर की जाती है और बिटाडिन से लगा हुआ गॉज लगाया जाता है प्रतिदिन, डेली, अर्ली मॉर्निंग, सूर्यास्त के समय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम ये रहेगा कैथेटर केयर। और तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कैथेटर हर 3 दिन के अंदर, इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 3 से 7 दिन की वैलिडिटी रहती है जैसा जैसा। लेकिन यदि इससे लंबे समय तक यदि कैथेटर अंदर रहता है तो ये कैथेटर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कर क्या सकता है, करेगा ही, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा यदि कैथेटर अंदर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को कैच करेगा। ठीक है, और यूरिन के अंदर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा।
तो ये भी एक सबसे बड़ा कॉज है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अक्सर पेशेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट रहते हैं, लंबे समय तक एडमिटेड रहते हैं और उनको कैथेटर लगाया जाता है, और ये कैथेटर की केयर लोग जो माल प्रैक्टिस के कारण से या नर्सिंग स्टाफ यदि इनकी केयर न करे, ध्यान न रखा जाए, तो पेशेंट जिस कंडीशन से तो एडमिट हुआ है वो तो उसका प्राइमरी प्रॉब्लम है, लेकिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांस भी उसके अंदर बढ़ जाते हैं और पेशेंट को फिर ज़्यादा इन्फेक्शन की से फाइट करना पड़ता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये सब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। सडनली इन्फेक्शन हो जाए, कुछ 2-3 दिन के अंदर इन्फेक्शन एकदम से पकड़ ले, बुखार, फीवर, पेन रिलेटेड सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, एक्यूट। और क्रॉनिकली मीन्स धीरे धीरे इन्फेक्शन ये क्रिएट होता है। एक चीज़ और बता दूं कि यदि इन्फेक्शन होता है और कुछ पर्सनस को इन्फेक्शन, तो कई लोगों को इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन बना रहता है लेकिन उनको सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं। जैसे कि आज कोरोना का जनरेशन चल रहा है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी कोरोना हो सकता है लेकिन उनका सिम्टम्स तो 15 दिन बाद पता चलेगा। 15 दिन के अंदर तो वो इन्फेक्शियस कैरियर के रूप में जी रहा है, लेकिन उसे इन्फेक्शन के बारे में पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते हैं। जब साइन एंड सिम्टम शो होंगे तब उसे तकलीफ महसूस होगी और तब उसे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता महसूस होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे इन्फेक्शंस जो बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट हैं लेकिन अपने सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंट इन्फेक्शन कहलाते हैं और वो ज़्यादा डेंजरस रहते हैं। क्योंकि यदि सिम्टम्स पता चलेंगे तो हम हॉस्पिटल के शरण में जाएंगे और हॉस्पिटल्स एंटीबायोटिक्स से हमें ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यदि इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक रहे हैं, सिम्टम नहीं दिखाते हैं, ऐसे इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, एसिम्टोमेटिक। तो इन्फेक्शन यहाँ पे दो नेचर के अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एक्यूट और क्रॉनिक हो सकते हैं, साइट के अकॉर्डिंग अपर लोअर हो सकते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव एजेंट के अकॉर्डिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन टाइप के नाम, इसकी टर्मिनोलॉजी आप अपने मेडिकल शास्त्र में देखते रहोगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन और लॉजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, लॉजमेंट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सूक्ष्म जीव तो होते ही हैं लेकिन बॉडी के अंदर आकर डिजीज क्रिएट करने में एबल होते हैं, ठीक है, डिजीज बनाने में, इन्फेक्शन करने में एबल होते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लॉजमेंट होना, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर रुकना, उनका मल्टीप्लीकेशन होना, उनका ग्रोथ करना और एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस करना, एबनॉर्मल चेंजेस लाना बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। क्लियर? अब इन्फेक्शन के अगेंस्ट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो इन्फेक्शन में लीड टू इन्फ्लामेशन एंड पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फेक्शन में लीड टू इन्फ्लामेशन एंड अकॉर्डिंग टू साइट द नेम ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइट द नेम ऑफ इन्फ्लामेशन इज डिफरेंट या वेरियस। जैसे कि यूरिथ्राइटिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यूरिथ्राइटिस, क्लियर, सिस्टाइटिस अभी मैंने आपको बताया, ब्लडर इन्फ्लामेशन, यूरिथ्रा का इन्फ्लामेशन, ठीक है, और यूरेटर, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, ठीक है। तो इस तरह से इनके नाम रहेंगे। दूसरा हम इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट नोट कर सकते हैं, दूसरा कि इन्फेक्शन, दोज इन्फेक्शन, सेकेंड पॉइंट, दोज, THOSE है ना, दोज इन्फेक्शन shows symptom, sign and symptom, those infection shows sign and symptom, this type of infection known as symptomatic infection, this type of infection known as the symptomatic infection, and those infection does not show sign and symptom, ठीक है, those symptom does not show the sign and symptom, that type of the infection called, ठीक है, जो सिम्टम शो कर रहे हैं उनको सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन और शो नहीं कर रहे हैं उनको एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। ये चीज मैंने आपको बताई। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट, दोज इन्फेक्शन अकर्स
रिपीटेडली, ठीक है, या फ्रिक्वेंटली मीन्स रैपिडली, मतलब कि आज इन्फेक्शन हुआ, थोड़े दिनों में सही हो गया, एक महीने बाद फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर सही हो गया, फिर इन्फेक्शन हुआ, तो बीच में तो रेस्ट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये इन्फेक्शन है, रेस्ट हो गया, कुछ दिनों बाद वापस इन्फेक्शन आया, फिर रेस्ट हो गया, फिर उसके बाद वापस इन्फेक्शन आया। इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन आ रहा है, बॉडी इम्यून उसको सही कर रही है, लेकिन वो इन्फेक्शन फिर से आ रहा है, फिर बॉडी इम्यून उसको सही कर रही है, फिर से आ रहा है। इसका मतलब या हम ये समझें कि इन्फेक्शन आया, हमने मेडिसिन ली, इन्फेक्शन बंद हो गया, फिर इन्फेक्शन आया, मेडिसिन ली, इन्फेक्शन बंद हो गया, फिर इन्फेक्शन आया, ठीक है। तो ये बार बार आने वाले इन्फेक्शन को हम कहेंगे रिकरेंट इन्फेक्शन। क्या कहेंगे? रिकरेंट इन्फेक्शन। तो ये मैं आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि इफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस, दैट इज कॉल्ड वायरल इन्फेक्शन। इफ कॉज्ड बाय फंगस, इट इज कॉल्ड फंगल इन्फेक्शन। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन के नाम रहते हैं। यदि सडनली इन्फेक्शन हो जाए तो एक्यूट इन्फेक्शन, क्लियर, और धीरे धीरे हो तो क्रॉनिक इन्फेक्शन। इस तरह से ये इनके इन्फेक्शंस के नाम रहते हैं। तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद मैंने जो भी स्टोरीज बताई है, जैसे कि इस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन मे बी कॉज्ड बाय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में आप यह लिख सकते हैं इन्फेक्शन, या आप ऐसा लिख सकते हो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मे बी कॉज्ड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, या एसेप्टिक, ठीक है, एसेप्टिक केयर करी हो, या पुअर हाइजीन को पुअर मेंटेन किया हो, अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करी हो, ठीक है, या लो इम्यूनिटी कैपेसिटी लो होना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होना। तो इन सारे लोगों के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट और लिख सकते हो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के मोस्ट इंसिडेंट्स सबसे ज़्यादा किन लोगों में पाए जाते हैं? तो ये एडल्ट में पाए जाते हैं। लेकिन एडल्ट के अंदर भी कौन से? ओल्डर एडल्ट, सीनियर एडल्ट, ठीक है। तो आगे लिख देंगे ओल्डर एडल्ट, मीन्स 30-40 साल से ऊपर वाले जो एडल्ट हैं, ठीक है, उनके अंदर ये इन्फेक्शन के चांसेस और ओल्ड एज के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। अब डेफिनेशन की बात करें, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? वैसे तो डेफिनेशन में नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा, पर फिर भी अपन इसको कैसे लिख सकते हैं समझ लेते हैं कि इन्फेक्शन की डेफिनेशन को ही उसके अंदर ही हम यूरिनरी ट्रैक को जोड़ देंगे तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या है? कि लॉजमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड लीड टू फंक्शनल चेंजेस, ठीक है, लीड टू फंक्शनल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एबनॉर्मल चेंजेस, इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन, ठीक है। लॉजमेंट, एल मैंने यहाँ पे एल लिखा है, ठीक है। लॉजमेंट ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का रुकना, ठीक है, किसी भी ऑर्गन के अंदर बैक्टीरिया का रुकना। ग्रोविंग एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैं पूरी कंप्लीट डिटेल आपको डेफिनेशन दे दूंगा। लॉजमेंट, ग्रोविंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया की जगह आप लिख सकते हो पैथोजेंस, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, एंड लीड टू द एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस या एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एबनॉर्मल चेंजेस, उसको हम कहेंगे इन्फेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम बीच में यदि यूरिनरी ट्रैक को ऐड कर लेते हैं तो ये डेफिनेशन हो जाएगी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। तो ये डेफिनेशन मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट हम लेंगे इटियोलॉजी। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का इटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है? तो पहला इटियोलॉजी तो ये कॉजेटिव एजेंट की बात करें, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। वायरल इन्फेक्शन के 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, और फंगल इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये जो होते हैं, ये इस्टीरिया, ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह, ठीक है, ये
सारे इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ ज़्यादा पाए जाते हैं। ये तो हो गया कॉजेटिव एजेंट की बात, लेकिन हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर पहला तो ये हो सकता है कि पुअर हाइजीन, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, पुअर हाइजीन, हाइजीन मेंटेन्ड नहीं है। दूसरा ये हो सकता है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। ये चीज़ें क्या कर सकती है, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती हैं। या फिर हो सकता है कि ट्रॉमा, ठीक है, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गई है, या फिर एसेप्टिक सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के मेजर्स ध्यान में नहीं रखे हैं, प्रिकॉशन ध्यान में नहीं रखे हैं, जैसे कि ग्लविंग सही नहीं किया है, कॉटन पीस के पार्टिकल्स सर्जरी के दौरान अंदर रह गए हैं, या कोई कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिया है, तो ये इन्फेक्शन जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद एसेप्टिक यूरिनरी कैथेटर, ठीक है, या फिर लॉन्ग स्टे इन हॉस्पिटल में लंबे समय तक स्टे करना, ये भी क्या हो सकता है, इटियोलॉजी हो सकता है। इसके बाद लो इम्यूनिटी का लेवल बिल्कुल लो होना पर्सन के अंदर, क्लियर। और हो सकता है कि अदर प्रीवियस इन्फेक्शन का मतलब ये कि पहले से कोई और इन्फेक्शन या तो स्टमक में होंगे, या इंटेस्टाइन के अंदर होंगे, या पेल्विक कैविटी के अंदर होंगे, वहां के इन्फेक्शन स्प्रेड होके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आ गए हैं, तो ये इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्लियर। अब इटियोलॉजी की बात आई गई है तो मैं दो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन से क्या मतलब है, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब तो ये कि पर्टिकुलर जिस एरिया की बात कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन डेवलप होना, ये कहलाएगा प्राइमरी इन्फेक्शन, क्लियर। लेकिन कहीं और से आया हुआ इन्फेक्शन, यहाँ कहीं और से आया हुआ इन्फेक्शन रहेगा, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्लियर। यहां से डेवलप हुआ है तो ये इन्फेक्शन इस जगह के लिए प्राइमरी कहलाएगा, लेकिन कहीं और से आया हुआ इन्फेक्शन इसके लिए सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा, क्लियर। इसी तरह से यदि ये कोई और ऑर्गन है, यहाँ पे सपोज करो ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन है, तो यह इसके इंटेस्टाइन के लिए ये प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाएगा। लेकिन यदि ये वाला इन्फेक्शन यहाँ फैल जाता है तो उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे, क्लियर। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी अब पैथोफिजियोलॉजी कैसे लिख सकते हैं, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पैथोफिजियोलॉजी में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वेजन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू, ठीक है। अब ये टिश्यू, मैं कॉमन पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूँ, इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी में बता रहा हूँ। यही इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी आपके हर इन्फेक्शन के अंदर काम आ सकती है। ये गैस्ट्राइटिस के अंदर भी काम आ सकता है, ये जो भी अपना जैसे कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया या फिर लीवर इन्फेक्शन हो गया, उस रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन के अंदर ये पैथोफिजियोलॉजी काम आ सकती है। तो यहाँ पे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर हमने जो भी कारण पढ़े, उन कारणों की वजह से इन्वेजन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू के अंदर इन्वेजन हो जाना, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लामेशन होना, क्लियर। क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा एंड चेंजेस इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन के अंदर क्या होगा, चेंजेस, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। और उस दौरान यहाँ पे बैक्टीरियल या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल, ठीक है, या अपन ऐसा लिख सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। और ये क्या करेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स सच एज पेन, रिड्यूस्ड फंक्शन, पेन होगा, फंक्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। और इन्फ्लामेशन से क्या क्या हो जाएगा, फीवर, इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, ठीक है, WBC काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी में आपको अच्छे से बना के नोट्स के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे
डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यदि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं। तो इसमें पहला हम देखते हैं ब्लड टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट। दूसरा हम यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट के अंदर समझना, ब्लड टेस्ट के बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आता है, इन्फ्लामेशन आता है या एबनॉर्मलिटी आती है तो ईएसआर चेंज हो जाता है, ईएसआर बढ़ जाता है, ठीक है, ईएसआर रेशो बढ़ जाता है। अब आपके लिए होमवर्क है कि ईएसआर की नॉर्मल रेंज क्या होती है। यदि नॉर्मल रेंज से ईएसआर बढ़ गया है, इंक्रीज्ड ईएसआर, तो ईएसआर लेवल चेक करते हैं। ईएसआर का ये बढ़ना क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आई है, इन्फ्लामेशन रिलेटेड फंक्शंस हुए हैं। दूसरा, ब्लड के अंदर हम क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी, स्पेशली डब्ल्यूबीसी। वैसे तो कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर भी स्पेशली क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी, इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर, ओके। अब ये तो ब्लड टेस्ट रिलेटेड हो गया। दूसरा, ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन चेक किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं ब्लड के अंदर, एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं, आईजीजी, आईजीएम, क्योंकि जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप होता है तो ईएसआर बढ़ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बढ़ जाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन भी एक्टिवेटेड रहते हैं। तो ये आईजीजी, आईजीएम टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि मलेरिया वगैरह ब्लड रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है उनके अंदर ये चीज़ें बढ़ी हुई मिलेंगी। यदि ब्लड के अंदर सेप्टिसेमिया है और सेप्टिसेमिया के कारण से यूटीआई हुआ है तो ये चीज़ें, ये जांचों से हमें पता चल जाएगा। क्लियर। यूरिन के अंदर हम क्या टेस्ट करेंगे, तो यूरिन के अंदर, यूरिन का अंदर प्रेजेंस ऑफ द डब्ल्यूबीसी, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन यूरिन के साथ बाहर आएगा। यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन है, सपोज करो ये यूरिनरी ट्रैक है और यहाँ पे इन्फेक्शन है, इतना एरिया इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसीज वगैरह हैं वो पैथोजन के साथ फाइट करेंगी, ठीक है, पैथोजन के साथ फाइट करेंगी और सब ये यूरिन के साथ क्या होंगी, एक्सपेल्ड आउट होंगी, बाहर आउट होंगी। तो यूरिन के अंदर आपको डब्ल्यूबीसी मिलेंगे। नॉर्मली यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसी नहीं होती है, लेकिन यदि डब्ल्यूबीसी मिलती है इसका मतलब, डब्ल्यूबीसी को तो हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है, लेकिन यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसी मिल रही है तो क्या कहेंगे, ल्यूकोयूरिया, ठीक है, ल्यूकोयूरिया, ल्यूकेरिया, ठीक है। तो ये यूरिन के साथ डब्ल्यूबीसी मिलना। यूरिन के अंदर यदि आरबीसीज मिलते हैं तो हीमेचूरिया, ठीक है। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यूबीसी का एबनॉर्मली डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिन, यूरिन के साथ निकलना। दूसरा मैं ये बताऊं कि जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या है, नाइट्रेट रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। यदि बैक्टीरिया यहाँ पे सही में प्रेजेंट है, जैसे हम यूरिन बना रहे हैं, वैसे बैक्टीरिया अपने वेस्ट में क्या बनाते हैं, वो नाइट्रेट बनाते हैं। तो नाइट्रेट का टेस्ट भी यूरिन के अंदर किया जाता है, नाइट्रेट टेस्ट किया जाता है। अब यूरिन का सैंपल कैसे लिया जाता है, क्या है वगैरह मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात तो है कि यूरिन के सैंपल के लिए एक कंटेनर रहता है जिस पे पेशेंट का नेम और ये देके कंटेनर, ये कंटेनर अंदर से नॉन कंटामिनेटेड रहता है, ठीक है, स्टरलाइज्ड रहता है और इस कंटेनर को दिया जाता है पेशेंट को। अब पेशेंट क्या करेगा, कंटेनर को ले जाएगा और यूरिन करके इसके अंदर सैंपल ले आएगा और ये सैंपल एटलीस्ट 5 ml सैंपल तो होता है, ठीक है। अब इस सैंपल से जांच की जाती है कि डब्ल्यूबीसी कितना है और नाइट्रेट रिलेटेड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नाइट्रेट क्लियर कितना है, ये चीज़ें देखी जाती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, ये तो क्या हो गया, यूरिन सैंपल हो गया। ये तो क्या हो गया, यूरिन सैंपल फॉर डब्ल्यूबीसी या नाइट्रेट रिलेटेड टेस्ट के लिए हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ये तो पता है पक्का, ठीक है, इन्फेक्शन तो प्रेजेंट है, लेकिन कौन से टाइप का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो विच टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है। तो डॉक्टर्स लिखते हैं यूरिन CS, कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि यूरिन को एक पेट्री डिश में इसके अंदर एगार, ठीक है, कल्चरल किया जाता है, इसका कल्चर बनाया जाता है, इसका एगार से इसके अंदर ग्रोथ और बैक्टीरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट की जाती है। फिर अलग अलग मेडिसिन का इस सैंपल के अलग अलग पार्ट पर एक्शन देखा जाता है और यही देखा जाता है कि ठीक है, इस सैंपल को डिवाइड कर देंगे, ये सैंपल को अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये थोड़ा थोड़ा सैंपल हर जगह डाल दिया,
ठीक है, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। ठीक है, सैंपल को अलग अलग, ये थोड़ा थोड़ा यूरिन का सैंपल इसमें से लिया, हर जगह ये सैंपल डाल दिया। अब उस सैंपल पे अलग अलग मेडिसिन, ये मेडिसिन, ये मेडिसिन, ये मेडिसिन, ये मेडिसिन और ये मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन का इस पर इफेक्ट देखा जाएगा। और देखा जाता है कि इसमें नॉन रिएक्टिव, इसमें रिएक्टिव, इसमें नॉन रिएक्टिव। तो जो मेडिसिन इस पर रिएक्शन शो कर रही है, या ऐसा क्या है कि जिस मेडिसिन पर बैक्टीरिया रिएक्टिव शो कर रहा है, सेंसिटिव शो कर रहा है, उस मेडिसिन को पेशेंट के लिए सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? और उस मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ही हम क्या करते हैं, कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट। उसके अंदर पहले यूरिन का तो कल्चरल किया जाएगा और उस कल्चर के अंदर सेंसिटिविटी देखी जाती है, इसलिए टेस्ट का नाम है कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट। यदि ये सेम चीज ब्लड के अंदर भी देखी जाए तो ब्लड के अंदर इसको लिखा जाएगा ब्लड CS, ब्लड कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट। और कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट हर तरह के जो भी फ्लूइड्स वगैरह हैं या टिश्यूज हैं उसके अंदर ये किया जाता है। तो ये तो हो गया यूरिन और ब्लड रिलेटेड टेस्ट। इसके बाद एक्सरे KUB, ठीक है, किडनी, यूरेटर, ब्लडर्स का एक्सरे किया जाता है, इन्फेक्शन है उसका आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और भी टेस्ट रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सबसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया था। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट तो आपको मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो होता ही होता है। उसके बाद दूसरा मैंने बताया ब्लड टेस्ट, ठीक है, तीसरा मैंने बताया यूरिन टेस्ट, और चौथा मैंने बताया एक्सरे रिलेटेड। अब ब्लड टेस्ट के अंदर सिंपल टेस्ट भी होते हैं जो EAC WBC को, और कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, और एक्सरे वगैरह मैंने आपको बताया, और दूसरे भी इमेजिंग टेस्ट वगैरह होते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं, उस पर टेस्ट का सिलेक्शन किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप ये टेस्ट होते हैं। तो ये मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट रहता है अपना ट्रीटमेंट। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट। मैनेजमेंट के अंदर हम पहली बात करें मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पहला एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के अंदर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन। ठीक है, इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन चलेगा। इंजेक्शन हम एमोक्सिसिलिन वगैरह भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। एमोक्सी विथ क्लेव्युलेनिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल एमोक्सिसिलिन भी होता है और क्लेव्युलेनिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट इसके अंदर है आपको जैसे जैसे यदि इन्फेक्शन बढ़ता जाए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ओफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट में यदि सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलिन वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इन सब से यदि सही नहीं हो तो डॉक्टर्स ये देखते हैं कि कल्चरल सेंसिटिविटी करो। कल्चरल सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन से तरह का एंटीबायोटिक्स लगाना है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको रिटर्न मटेरियल दे दूंगा। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। कभी कभी पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से पेन होता है। और पेन क्यों होता है, क्लियर, पेन क्लिनिकल फीचर्स रह गए, लेकिन क्लिनिकल फीचर्स को भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में पेन होता है। ठीक है, पेन क्यों होता है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड एरिया है, ये ब्लडर हो गया, ये यूरिया हो गया, यूरिथ्रा हो गया। अब ये इन्फेक्टेड एरिया, जब यहाँ से यूरिन जाएगी, यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट इस इन्फेक्टेड एरिया को इरिटेट करते हैं। तो जब भी पर्सन यूरिन करेगा या ब्लडर फिल हो जाएगा तो पेन होगा। क्लियर, तो पेन जैसे सिम्टम आते हैं। यदि यूरिन के दौरान पेन आ रहा है तो डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन पेन तो डिसयूरिया। ठीक है, या डिफिकल्टी ड्यूरिंग द यूरिन, पेन ड्यूरिंग द यूरिन के समय पेन आना। ठीक है, तो इसको डिसयूरिया। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, एनाल्जेसिक्स वगैरह हो गया। थर्ड हम ये दे सकते हैं कि पर्सन जो पर्सनल हाइजीन के लिए इसको एडवाइस करना है। ठीक है, और कैथेटर केयर वगैरह ये चीज़ें करी जाती हैं। ओके, तो ये सारा मेडिकल
मैनेजमेंट के अंदर है, बहुत ही सिंपल है और जैसे ही आप नोट्स को स्टडी करोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको डाउट रहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। बार बार हम ये FON के अंदर और उसमें FON के अंदर और हॉस्पिटल्स वार्ड में भी देखते हैं। अब हम UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की क्लिनिकल फीचर्स की बात करें। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हमारे रह गए थे। क्लिनिकल फीचर, तो क्लिनिकल फीचर्स में पहला तो ये कि पेन हो सकता है, पेन ऑन अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया पे पेन हो सकता है। और पेन ड्यूरिंग यदि यूरिन हो, पेन ड्यूरिंग यूरिन, यूरिन के दौरान पेन हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डिसयूरिया, डिसयूरिया, डिफिकल्टी ड्यूरिंग द पेन, उसको हम डिसयूरिया। इसके बाद WBC इन यूरिन, यूरिन के अंदर WBC प्रेजेंट है तो वो क्या सिम्टम बनाएगा, ल्यूकोयूरिया, ल्यूकोयूरिया, ल्यूकेरिया, ठीक है, ल्यूकेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट यदि पस फॉर्मेशन, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पस बन जाएंगे, पस इन यूरिन, PUS, ठीक है, पस इन यूरिन, यूरिन के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाना, उसको हम कहेंगे पाईयूरिया, पाईयूरिया, क्या कहेंगे, पाईयूरिया। ओके, इस तरह से यदि इन्फेक्शन के होने से यदि यूरिन नहीं आता है तो ओलिगोयूरिया, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, ओलिगोयूरिया। ओके, और ये यदि इन्फेक्शन यदि धीरे धीरे बढ़ जाए, ग्रोथ करे और ट्रीटेबल नहीं हो, ठीक है, पर्सन की इम्यूनिटी बहुत कम है, मेडिसिन से रिएक्टिव नहीं हो रही हैं, तो इस तरह के यदि चेंजेस आते हैं तो इन्फेक्शन धीरे धीरे क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा और वो किडनी को भी डैमेज कर सकता है, तो वो रीनल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। और भी क्लिनिकल फीचर्स हैं इसमें, जैसे कि पेशेंट को एंग्जाइटी महसूस होगी, इंटरकोर्स के दौरान पेन फील होगा, यूरिन उसको फ्रिक्वेंटली आएगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन के कारण से यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ये यूरिनरी ट्रैक है, ये ब्लडर है, यदि यहाँ पे इन्फेक्शन है तो ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। इन्फ्लेम्ड होने के कारण से ये वाल के इन्फ्लेम्ड होने से क्या होगा, यहाँ का पाथवे कम हो जाएगा और यूरिन आने में भी प्रॉब्लम आएगी। और यूरिन आने में प्रॉब्लम आएगी तो यूरिन क्या फ्रीक्वेंटली आएगी, फ्रीक्वेंटली यूरिन, थोड़ी यूरिन निकली, थोड़ी देर बाद फिर यूरिन निकली तो उसको अनफ्रीक्वेंट यूरिन कहते हैं, ठीक है। और यूरिन का अंदर रुक जाना, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से यूरिन का अंदर रुक जाना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। मतलब कि एक फिक्स समय पर, जैसे हेल्दी पर्सन के अंदर फिक्स समय पर जितना भी ब्लडर है वो एक साथ एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ यूरिन रुक जाए, कुछ यूरिन पास आउट हो, कुछ रुक जाए और फिर बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन आती है, तो कुछ यूरिन जो रुक जाती है वो एक साथ में बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को, यूरिन के रुकने की कंडीशन को अपन कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। वो भी एक अलग से डिजीज कंडीशन है, ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो ये सब क्या हो गया, क्लिनिकल फीचर्स। मैनेजमेंट के अंदर कुछ मेडिसिन्स आपको ध्यान रखनी है, मेडिसिन्स टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, और वो मैं आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए आपको मैंने एक लिंक दी है, पिछले वीडियो के अंदर देखना, एक नोट्स के अंदर मैंने इसके पहले रीनल स्टोन और रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर के नोट्स के अंदर लास्ट में मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक पे आप जाओगे आपको सारे डिजीज कंडीशन के NCP बने बनाए मिल जाएंगे। लेकिन आपको यह है कि उस NCP को पढ़ना है और अपने लेवल पे उसको थोड़ा शॉर्ट करके और NCP रेडी करना है, तैयार करना है, क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान की बनाने की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एक न एक नर्सिंग केयर प्लान RUHS के अंदर पूछा जाता है। अभी से आप बनाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करोगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यूनिवर्सिटी टाइम में एक साथ नर्सिंग केयर प्लान सिखाना इम्पॉसिबल हो जाता है और फिर आपके मार्क्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। यदि तैयारी अभी से रखते हो, रोज़ 1-2 घंटा डेली बैठना है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ और अच्छे से पढ़ते हो तो फिर आपको डाउट भी आएंगे, डाउट क्लियर भी होंगे, टाइम टू टाइम हो जाएगा। अदरवाइज बर्डन एक साथ बढ़ेगा तो किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अगले अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। और हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पहली बात तो आप सब्सक्राइब करें, दूसरा बेल आइकन को प्रेस करें,
ठीक है। और तीसरा ये कि शेयर करें, शेयर टू योर फ्रेंड्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट ये है कि जब भी नेक्स्ट क्लास बनती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब तो जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बार बार व्हाट्सएप के ग्रुप में नोटिफिकेशन देखने की जरूरत ना हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।